नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द कोच इंस्टीट्यूट। आज हम लोग अपने ग्रामीण परिवेश में पंचायती राज संस्थाओं के टॉपिक से आगे बढ़ते हुए या उसी में आगे बढ़ते हुए पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानीकरण, यहाँ शब्द क्या इस्तेमाल हुआ है? संवैधानीकरण। ये होता क्या है? देखिए, यदि किसी संस्था का निर्माण, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग रजाई में लेट के देख रहे हो उठ के बैठ जाएं, ठीक। यदि किसी संस्था का किसी अधिनियम के माध्यम से गठन किया जाए, यानी संसद कोई कानून बनाकर उसका गठन करे, तो उसे सांविधिक संस्था कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? सांविधिक, ठीक। परंतु जब किसी संस्था का गठन संविधान संशोधन के माध्यम से किसी अनुच्छेद में शामिल करते हुए उसे किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? संवैधानिक संस्था। क्या कहते हैं? संवैधानिक। संवैधानिक। तो इसलिए भारत में पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानीकरण किया गया, अर्थात इसका सीधा सा मतलब आप निकाल सकते हैं कि किसी संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के किसी अनुच्छेद में शामिल किया गया होगा। आगे शुरू करते हैं। देखिए, यह संविधान संशोधन कौन था? पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार में क्या आया? 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 आया और यह दोनों सदनों क्रमशः लोकसभा व राज्यसभा में पारित किया गया। इसके पश्चात 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति जी ने इस पर दस्तखत किए और 24 अप्रैल 1993 को भारत के गजट में प्रकाशित होने के साथ ही यह संविधान संशोधन लागू हो गया। देखिए ध्यान से, इधर मैंने डेट लिख रखी है, 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में लागू हो गया। तो 24 अप्रैल की तारीख को उसी दिन से मनाया जाने लगा पंचायती राज दिवस के रूप में, ठीक। ये अलग से प्रश्न है आपका, पंचायती राज दिवस के रूप में। अब देखिए, यहां पर आपको रखना क्या है? 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992। देखिए, यहां शब्द इस्तेमाल हुआ है विधेयक। अब देखिए, विधेयक को इंग्लिश में कहते हैं बिल। जब कोई बिल या कानून या प्रस्ताव संसद के किसी सदन में विचाराधीन है या चर्चा में है या प्रस्ताव पारित हो रहा है, तो उसे कहते हैं विधेयक या बिल। परंतु जैसे ही राष्ट्रपति महोदय उस पर दस्तखत करते हैं, वह बन जाता है अधिनियम, यानी कि एक्ट। तो अब वर्तमान में इसे क्या कहेंगे? 73वां संविधान संशोधन एक्ट अधिनियम 1992। ये लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, उसी तारीख से लेकर आज तक। अच्छा, यहां पर मैंने एक शब्द यूज किया है कि संपूर्ण देश में लागू हो गया, बीच में लिख दिया जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ये क्या बला हुई? देखिए, उस समय क्या, यदि हम कहें 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू था। ऐसे में यदि केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाती है, तो उस पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार जम्मू कश्मीर की विधानसभा के पास था, ठीक। अब चूंकि यह अधिनियम बना, तो इसलिए जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाया और वहां की विधानसभा ने इसे कभी भी लागू नहीं किया। देखिए, वर्तमान में होता क्या है, आज भी हमारे देश में पंचायती राज संस्थाओं को पावर्स नहीं दे रखी गई हैं, खासकर वित्त से संबंधित, रुपया पैसा से संबंधित पावर्स नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि अगर पावर दे देंगे तो जनता के पास पैसा पहुंचेगा, जनता जागरूक होगी, तो ये जो औंगे बौंगे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इनको वोट कौन देगा, ठीक। तो इसलिए आवश्यक है कि इस देश की अधिकांश आबादी को गरीब, अनपढ़ व बेरोजगार रखा जाए, ताकि यही लोग, हम लोग ये जैसे औंगे पौंगे या बेईमान लोग हैं, इनको हम लोग लगातार चुनते रहे। आप लोग समझ रहे होंगे इस साजिश के पीछे, जैसे कि जम्मू कश्मीर में आज तक होता आया है। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज संस्थाओं का गठन हुआ ही नहीं कभी, ताकि वहां के लोग हमेशा गरीब बने रहें और महबूबा मुफ्ती या मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार लगातार पैसे नोट बनाते रहे, छापते रहे। समझ गए होंगे। इसीलिए जब अनुच्छेद 370 के हटाने की बात
संसद में चल रही थी, तो उस दौरान सरकार द्वारा लगातार इस बात को उठाया गया कि आज तक वहां पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन नहीं हो पाया है, इसलिए वहां पर धारा 370 या यूं कहें अनुच्छेद 370 को हटाया जाना अनिवार्य है या जरूरी है। और आप लोगों को याद होगा आज से 1-1.5 साल पहले जम्मू कश्मीर में भी पहली बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया और वहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करते हुए ग्राम प्रधान, ठीक, ब्लॉक प्रमुख व जिला अध्यक्ष जैसे पदों का सृजन हुआ। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए 73वां संविधान संशोधन, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, 73वां संविधान संशोधन 1992 का महत्व क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में, इसकी चर्चा करें तो हम देखें संविधान में एक नया खंड भाग 9 पंचायतों के नाम से जोड़ा गया। क्या नाम था? भाग 9। एक एक फैक्ट यहां पर याद करेंगे, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। भाग 9 पंचायतों के नाम से सम्मिलित हुआ, या भाग 9 में ही अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक, या हिंदी में अगर हम कहें तो अनुच्छेद 243 का से लेकर 243 अड़ा तक, ठीक, का से लेकर 243 अड़ा तक भाग 9 में संविधान के पंचायतों के नाम से यह संविधान संशोधन शामिल किया गया। अगला फैक्ट देखिए, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 20 बार प्रश्न पूछा गया है ये 11वीं अनुसूची, जिसमें टोटल 29 विषय थे। मैं आपको 29 विषय भी लिखकर दिखाऊंगा और ध्यान दीजिएगा उन विषयों पर, तो देखेंगे आप कि उसमें से ढेर सारे विषय आज भी पंचायतों को नहीं दिए गए हैं, अन्यथा पंचायतें सशक्त हो जाएंगी। तो ये जो विधायक मंत्री महोदय है ना, इनकी जेब से पैसा निकल जाएगा। आप लोग जागरूक बनिए, आइए मेरे साथ चलिए। देखिए पंचायतें अनुसूची 7, देखिए संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक, जिसमें अनुसूची 7 में 3 अनुसूचियां हैं जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। पहली है केंद्र सूची, ठीक, अनुसूची 7 में 3 और सूचियां बनाई गई हैं शक्तियों की। पहली है केंद्र सूची, ठीक, दूसरी है समवर्ती सूची और तीसरी है राज्य सूची। तो केंद्र सूची में जितने विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होगा। समवर्ती सूची में जितने विषय हैं उनमें देखिए समवर्ती है तो ऐसे में राज्य व केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु यदि दोनों लोग एक ही विषय पर कानून बना ले तो केंद्र का प्रभावी रहेगा। उसकी चर्चा हम पॉलिटी के चैप्टर में करेंगे। और वहीं तीसरी है राज्य सूची का विषय, यानी कि वर्तमान में पंचायतों को अनुसूची 7 के तहत राज्य सूची में डाला गया है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों को ही होगा। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक, इसका उदाहरण भी या इससे संबंधित चीजें भी मैं अभी दिखाता हूं आपको कि पंचायतों का गठन और नियमित अंतराल पर चुनाव, ठीक, राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है। ठीक, आप लोगों को याद होगा अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, 6-7-8 महीने ही हुए हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हुए। तो आप लोगों को याद होगा कि हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा था कि आप हर हाल में जून के महीने में चुनाव संपन्न कराइए, क्योंकि 31 दिसंबर 2019 को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था और किसी भी हालत में पंचायतों के नई पंचायत के गठन में 6 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं होना चाहिए। हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक, इसलिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया राज्य सरकार को हर हालत में चुनाव संपन्न करवाइए, इसलिए चुनाव करवाने पड़े। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ कि नियमित अंतराल पर चुनाव और पंचायतों का गठन राज्य सरकार की इच्छा पर है, नहीं है। ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो राज्य सरकार एक बार चुनाव करा ले उसका कहा चुनाव न कराएं। ठीक, आगे चलिए। या इस अधिनियम के उपबंधों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक अनिवार्य और एक स्वैच्छिक। अनिवार्य का मतलब ऐसे विषय या ऐसे उपबंध जिनको करना राज्य के लिए अनिवार्य होगा, और ऐसे उपबंध जिन्हें राज्य सरकार अपनी इच्छा पर धीरे धीरे पंचायतों को देगी।
या अधिकार, उपबंध या अधिकार। ठीक, तो आप समझ गए होंगे इन चीजों को, मोटा माटी समझ गए होंगे। यहां से ढेर सारा प्रश्न बनेगा, एक एक लाइन में प्रश्न है, इसलिए हमारे साथ आप लोग एकदम आंखें खोल के, आंखें दीदा फाड़ के देखो, तब जाके आप यहां से प्रश्न कर पाएंगे। और एक यहां से कम 3 से 4 प्रश्न आएगा। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम पढ़ेंगे अनिवार्य और स्वैच्छिक विषय के बारे में, या अनिवार्य उपबंध या स्वैच्छिक उपबंधों के बारे में। ठीक, चलिए तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां पर हम 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लागू किए गए अनिवार्य और स्वैच्छिक उपबंधों को देखेंगे। देखिए यहां पर प्रश्न बनने की संभावनाएं कम है, परंतु जैसा कि वर्तमान में आयोग नए नए प्रश्नों की आधारशिला रख रहा है, ऐसे में हम यहां पर भी प्रश्न उसी प्रकार से पढ़कर चलेंगे। हम अपनी मजबूत तैयारी करके चलेंगे कि जैसा भी प्रश्न बनाओ गुरु हम करके आएंगे। तो शुरू करते हैं अनिवार्य और स्वैच्छिक उपबंध। इससे पहले हम अनिवार्य जान लेते हैं। अनिवार्य उपबंध ऐसे उपबंध है जिनमें राज्य सरकारें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, वो काम उनको करना ही करना है। वहीं स्वैच्छिक उपबंध ऐसे उपबंध है जहां पर राज्य सरकारें अपनी मर्जी के हिसाब से, या राज्य सरकारों का मतलब है राज्य विधानमंडल, ठीक, या मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, ठीक, ये लोग अपनी इच्छा के अनुसार पंचायतों को शक्तियां प्रदान करते हैं, पंचायतों में जो काम करते हैं उसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अनिवार्य प्रावधान। ठीक, अनिवार्य प्रावधानों में आए तो देखिए, एक गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन करना होगा, अनिवार्य है। अगला, ग्राम, माध्यमिक एवं जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना। बच्चा यही 3 स्तरीय पंचायतें हैं। गांव, माध्यमिक का मतलब हो जाता है यहां पर ब्लॉक, माध्यमिक का मतलब है ब्लॉक से। ठीक, तो गांव, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना आप पढ़ते नहीं है। ठीक, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत। ठीक, अपने जिंदगी से जोड़ लीजिए इस चीज को, तुरंत समझ में आएगा। आइए चलते हैं। तीनों स्तर पर सभी सीटों के लिए कौन सा निर्वाचन होगा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जनता डायरेक्ट वोट डालेगी तीनों स्तरों पर। ठीक, इसीलिए आप जब जो लोग प्रधानी के चुनाव में वोट डालने गए होंगे उनको बैलेट पेपर मिले होंगे 3, या यूं कहे 4, एक ग्राम पंचायत सदस्य का, एक प्रधान जी का, एक बीडीसी का और एक डीडीसी का। ठीक, तो आगे आते हैं। बीडीसी मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और डीडीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक, जिला विकास परिषद और ब्लॉक विकास परिषद, समझ गए होंगे। आगे चलिए। माध्यमिक या ब्लॉक जिला स्तर के प्रमुखों के लिए कौन सा निर्वाचन होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। अब आप बताइए, आप ब्लॉक प्रमुख और जिलाध्यक्ष के चुनाव में वोट डालते हैं? नहीं डालते ना। आप किनको चुनते हैं? बीडीसी को, जो कि आगे ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। आप किनको चुनते हैं? डीडीसी को, जो कि आगे जिलाध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक, तो ब्लॉक एवं जिला स्तर के जो प्रमुख होंगे, यानी कि ब्लॉक प्रमुख और जिलाध्यक्ष महोदय, उनका निर्वाचन कैसा होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। अगला देखिए, पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। मैंने आपको राष्ट्रपति चैप्टर में बताया था 3 लोग हैं जिनकी आयु 35 वर्ष है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक, 2 जगह पर आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा और विधान परिषद 2 जगह पर आयु 25 वर्ष है, लोकसभा और विधानसभा। और यहां पर पंचायतों में आयु 21 साल है, न्यूनतम आयु 21 साल है। अगला देखिए, सभी स्तरों पर एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एसटी वर्ग के लिए, यानी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण होना अनिवार्य है। अगला देखिए, सभी स्तरों पर, ये बार बार पूछा गया है, सभी स्तरों पर। सभी स्तरों का मतलब कितना? ग्राम, ब्लॉक और जिला, तीनों स्तर पर। तीनों स्तर पर 1/3 पद यानी लगभग 33% पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला देखिए, सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा? 5 साल होगा। और किसी भी पंचायत के कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह के अवधि के भीतर नए चुनाव हो जाने चाहिए। इसीलिए मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में आपको बताया है कि हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि आप जून तक चुनाव संपन्न करवाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य निर्वाचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या कंफ्यूजन होता है। देखिए, 2 संस्थाओं का भी गठन करने की बात यहां पर की गई, एक राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग जहां पर केवल पंचायतों के चुनाव करवाएगा, ये कंफ्यूजन हो जाता है। निम्नलिखित में से विधानसभाओं के चुनाव कौन करवाता है? क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
तो ऐसे में लोग राज्य निर्वाचन आयोग मार के आ जाते हैं। नहीं, राज्य विधानसभा आयोग के चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक, यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग का काम केवल और केवल पंचायतों के चुनाव संपन्न कराना है, बस। अगला देखिए, प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक राज्य वित्त आयोग का गठन होगा। जैसा कि केंद्र सरकार में वित्त आयोग का गठन होता है, जो कि केंद्र व राज्य के मध्य रुपए पैसे का बंटवारा करता है, उसी प्रकार यहां पर राज्य वित्त आयोग का भी काम होगा कि राज्य व पंचायतों के मध्य पैसे का बंटवारा करे। हम इसके बारे में विस्तृत रूप से करेंगे कि इसके अध्यक्ष कैसे निर्वाचित होंगे, कैसे निर्वाचित नियुक्त होते हैं और कैसे आगे चलकर इनको इनके पद से मुक्त किया जा सकता है, सब हम पढ़ेंगे विस्तार से। अगला चलिए, अब चलते हैं स्वैच्छिक प्रावधान। अब यहां पर देखेंगे आप उदाहरण से, ग्राम सभा को सक्रिय प्रकारों से युक्त करना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और आज तक राज्य सरकारों ने इसे निभाया नहीं। क्यों? क्योंकि नेताजी की जेब से पैसा चला जाएगा तो नेताजी कमाएंगे कहां से। ठीक, अगला देखिए, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी प्रधान जी के निर्वाचन के तरीके को निर्धारित करना। देखिए, अभी तक आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, प्रधान जी का चुनाव डायरेक्ट हो रहा है, यानी जनता डायरेक्ट प्रधान जी को वोट दे रही है, प्लस वार्ड मेंबर को भी दे रही है। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो प्रधान जी का चुनाव अप्रत्यक्ष भी कर सकती है। अभी प्रधान जी प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अगर राज्य सरकार चाहे तो प्रधान जी अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जा सकते हैं। ऐसी दशा में अगर मामला ये वाला सेट हो गया तो वार्ड मेंबर की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। ठीक, कीमत समझ रहे होंगे। आइए, मध्यवर्ती पंचायतों के अध्यक्षों को जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व देना। देखिए, जो ग्राम प्रधान होता है वो मध्यवर्ती पंचायत का सदस्य होता है। ब्लॉक में जो बीडीसी मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है उसका सदस्य प्रधान होता है, और जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष हैं वो होते हैं जिला डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य होते हैं। इसी प्रकार अगला पॉइंट हम यहां पर कर लेते हैं पहले, सभी पंचायती राज संस्थाओं में संसद व राज्य विधानमंडल के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाता है, यानी आपके सांसद महोदय जो होते हैं और आपके विधायक जी, सांसद जी, ये लोग भी जिला में ब्लॉक में सदस्य होते हैं बाकायदा। ठीक, तो अगर ये जाते हैं तो इनको बाकायदा वहां पर उस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की अगर बैठक हो रही है या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक हो रही है तो उसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये एक प्रकार से संवैधानिक प्रावधान है, हालांकि है ये स्वैच्छिक के तहत। तो वर्तमान में भी राज्य सरकारों ने इस प्रावधान को लागू कर रखा है, क्योंकि नेताजी को चाहिए ना हर जगह कुर्सी, तो ये लागू है। ठीक, आगे देखिए, 11वीं अनुसूची। अच्छा, अगला, पंचायतों के किसी भी स्तर पर, यानी 3 स्तर है, गांव, ब्लॉक और जिला, तो पंचायतों के किसी भी स्तर पर ओबीसी वर्ग का आरक्षण राज्य सरकार की इच्छा पर है। अब देखिए, अगर मैं डीप में ना पढ़ाऊं तो ऐसे प्रश्न आ जाए कि ओबीसी का आरक्षण किसकी इच्छा पर, मतलब सेंटेंस बना के आ जाए कि किसी भी स्तर पर ओबीसी वर्ग का आरक्षण राज्य सरकार की इच्छा पर निर्धारित है, और आप क्या करेंगे, अरे ऐसा कहां होगा, और गलत कर दिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए, ये स्वैच्छिक प्रावधान पर है। अगला देखिए, 11वीं अनुसूची के 29 कार्य हमने पिछले स्लाइड में कर लिया है। कितनी अनुसूची, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 विषय। तो 29 विषयों में से सभी अथवा कुछ को संपन्न कराना, यानी कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी 29 विषयों में से या तो कुछ विषय दे या कुछ, जितने विषय उसे देना होगा वो देगी। आगे चलिए, पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना, ये कुछ नहीं मिला आज तक। वित्तीय अधिकार का मतलब अभी हम देखेंगे, पंचायतें टैक्स भी लगा सकती हैं, स्वच्छता कर लगा दे पंचायत अपने यहाँ। ठीक, पंचायत पथ कर यानी रोड टैक्स लगा सकती है। ठीक, पंचायत मेला प्रजानिप कर लगा सकती है। इस तरीके से कई ढेर सारे कर भी लगा सकती है पंचायत, लेकिन वर्तमान में क्या लगाती नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कर लगाएंगे तो पंचायत में पैसा आएगा, पंचायत में पैसा आएगा तो लोगों का विकास होगा, लोगों का विकास होगा तो लोग ये अनपढ़ गंवार जो गधे नेता है इनको वोट काहे देंगे। ठीक, तो इसलिए सोची समझी रणनीति है कि आप क्या रहें, गरीब रहें, मजदूर रहें, आप हमेशा बेरोजगार बने रहें ताकि इन्हीं को वोट देते रहें। चलिए आगे देखिए, राज्य निधि से पंचायतों को अनुदान प्रदान करना। कितना अनुदान देंगी ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है। जैसे वर्तमान में राज्य सरकार ने क्या कहा है, 1.5 लाख, करीब 1 या 1.5 लाख के आसपास कुछ बजट आवंटित किया है हर पंचायत को कि वो कंप्यूटर वगैरह खरीद सकें। ठीक, तो ये क्या है, अनुदान है।
आगे आइए, पंचायतों में निधि का गठन करना, यानी एक विशेष प्रकार की निधि हो, जैसे बजट होता है राज्य सरकार का, वैसे पंचायत में भी बजट बने। और सभी ये वाला पॉइंट तो हमने कर ही लिया। तो ये थे कुछ आपके पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अनिवार्य व स्वैच्छिक प्रावधान। तो अब हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पंचायतों से संबंधित सभी अनुच्छेदों को देख लेते हैं, क्योंकि यहां से फुटकर में प्रश्न और मिलान के लिए भी प्रश्न बने हुए हैं। ठीक, इसलिए देखते हैं। चलिए देखिए, यहां पर टोटल 16 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 243 से लेकर, माना तो 243 ए से जाता है, क्योंकि 243 में परिभाषाएं दी गई हैं, इसलिए अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक आप जाएंगे तो आपको टोटल 16 अनुच्छेद मिलेंगे। ठीक, मैं इनको पढ़ूं इनसे अच्छा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए, लेकिन ये डेटा तो हर जगह मौजूद है। समस्या क्या है, यहां से आपको याद कौन कौन से अनुच्छेद करने, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 एफ तक, ये सारे के सारे अनुच्छेद आपको रट्टा मारने। ठीक, कोई उपाय नहीं है भैया। देखिए, आपको भाई, आप जॉब लेने जा रहे हैं, सरकारी नौकरी लेने जा रहे हैं, ऐसे में समस्याएं तो है ही हैं आपके समझ। ढेर सारी समस्याओं के साथ साथ ये समस्या और है कि आपको रटना काफी ज्यादा पड़ रहा है। ठीक, क्योंकि जो वनडे एग्जाम का क्वेश्चन का नेचर होता है वो ऐसा ही होता है, वो ज्यादातर फैक्ट पूछता है, वो कॉन्सेप्ट पर नहीं जाता। ठीक, इसलिए यहां पर ध्यान दीजिए, यहां 243 ए से लेकर 243 एफ तक आपको सारे के सारे अनुच्छेद याद होने चाहिए। किसमें क्या कहा गया है, 243 ए में ग्राम सभा है, बी में ग्राम पंचायतों का गठन है, सी में पंचायतों की संरचना, डी में स्थानों का आरक्षण, ठीक, और ई में पंचायतों की अवधि तथा एफ में सदस्यों के लिए अयोग्यता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ए से लेकर एफ तक क्रमशः याद करेंगे 6 अनुच्छेद। उसके बाद देखिए, यहां से ढेर सारे अनुच्छेद लिखे, लेकिन यहां पर आप मिल जाएगी याद करने से। तो देखिए, यहां पर 243 आई तथा 243 के, ये दोनों को याद करना है, बाकी नहीं याद करने की आवश्यकता है। 243 आई में वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है, राज्य वित्त आयोग है ये। और 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात की गई, जहां राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई है। इसलिए ये 2 अनुच्छेद याद करेंगे। टोटल आपको यहां से 8 अनुच्छेद याद करने हैं। ए से लेकर एफ तक 6 अनुच्छेद ये तथा 2 अनुच्छेद ये। ठीक, अब 16 में से 8 हो गए, अब इतना तो कम से कम करिए ही, याद करिए, किसी तरह याद करिए, कुछ बनाकर, कुछ ट्रिक बनाकर याद करिए। ठीक, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने हित मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।